गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, ये विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव, इसमें हम लोग पहले पढ़ चुके थे प्रेरित धारा के बारे में और विद्युत जनित्र के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ेंगे। रीडिंग सेक्शन के बारे में पहले भी बताया जा चुका है। क्या करना है रीडिंग सेक्शन में, पहले आपको जहाँ तक आपकी पढ़ाई हुई है उसके बाद का वीडियो के देखने से पहले आपको क्या करना है, 3 से 4 पेज आपको पहले रीडिंग करना है। फिर उसके बाद आपको उसका वीडियो देखना है और उस वीडियो देखने के बाद फिर से आपको जहाँ तक पढ़ाया हुआ वहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। किसी विद्युत परिपथ में सेल या बैटरी जुड़ा हो तो उस परिपथ में एक स्थायी धारा प्रवाहित होती है। बोल रहा है किसी भी विद्युत परिपथ का मतलब क्या हुआ, जो तार होता है में सेल या बैटरी, कोई सेल मतलब क्या हुआ, कोई भी बैटरी जैसा जो सेल होता है वो, या छोटा बैटरी है ना, जुड़ा हो तो उस परिपथ में एक अस्थायी धारा प्रवाहित होती है। तो उसमें क्या होती है, एक अस्थायी धारा प्रवाहित होती है। एक ही दिशा में विद्युत धारा के अस्थायी प्रवाह को अस्थायी दिष्ट धारा कहते हैं। जो एक ही धारा में एक ही दिशा में प्रवाहित होगा उसको कहेंगे अस्थायी दिष्ट धारा, यानी डीसी करंट। इस प्रकार की धारा की तीव्रता का समय के साथ ग्राफ को चित्र 5.19 में दिखाया गया है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, बुक में देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है एकदम सीधा रेखा है ना, वो हो गया अस्थायी दिष्ट धारा। अच्छा, दिखाया गया है दिष्ट धारा जो है जनित्र से प्राप्त धारा की दिशा तो एक ही रहती है, परंतु उसका मान शून्य एवं एक उच्च मान के बीच बदलता रहता है। इसे परिवर्ती दिष्ट धारा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मान लो बीच बीच में बदलता रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, परिवर्ती दिष्ट धारा। हमारे घरों में उपयोग में आने वाले उपकरणों, मतलब जैसे कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, पंखा है, बॉल है, मरकरी है, में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। मतलब हम लोग घरों में जो करंट होता है, कैसा करंट होता है, एसी करंट होता है। वही बोल रहा है कि प्रवाहित धारा प्रत्यावर्ती धारा होता है। अच्छा, किसी चालक के सिरों के बीच जब प्रत्यावर्ती वोल्टता स्थापित किया जाता है तब उसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार की धारा एक दिशा में शून्य से लगातार बढ़कर अधिकतम परिमाण पर पहुंचता है, फिर उसी गति से घटते हुए शून्य पर पहुंचती है। इस क्षण उसकी दिशा पलटती है और विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हुई शून्य से अधिकतम परिमाण पर पहुंचकर फिर उसी गति से घटती हुई शून्य पर पहुंचती है। यह चक्र लगातार चलता रहता है। एक पूर्ण प्रत्यावर्तन को एक चक्र कहते हैं। मतलब ये पूरा एक बार जब जहाँ जाएगा और फिर वहाँ से लौटकर जब दूसरे तरफ जाएगा, उस पूरी प्रक्रिया को क्रिया करने में उसको क्या कहेंगे, एक चक्र कहते हैं। और एक सेकेंड में होने वाले चक्र को संख्या को प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति कहते हैं। और एक चक्र में पूरा जो काम होता है उसको क्या कहेंगे, आवृत्ति। घरों में व्यवहार की जाने वाली बिजली, हम लोग घर में जो बिजली का व्यवहार करते हैं, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है, जिसकी ध्रुवता प्रत्येक सेकंड में 100 बार परिवर्तित होती है। हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति होती है वह 220 वोल्ट पर होती है और उसकी वोल्ट जो होती है, जो हम लोग जिसमें सारा सामान चलता है, प्रत्येक सेकंड 100 बार परिवर्तित होते हैं। हर सेकंड में कितना बार परिवर्तित होती है, 100 बार। अर्थात इसकी आवृत्ति 50 हर्ज होती है। इसकी आवृत्ति क्या होती है, 50 हर्ज। संक्षेप में हम कह सकते हैं 220 वोल्ट 50 हर्ज कहते हैं। इसे मेन लाइन पावर कहते हैं, यानी जो हम लोग इसको मिलता है इसको क्या कहते हैं, मेन लाइन पावर। और जिन तारों द्वारा यह आपूर्ति होती है उन्हें मेंस कहते हैं। जिस तार के द्वारा यह आता है करंट उसको क्या कहते हैं, मेंस। ठीक है, मेंस में प्रायः 2 तार होते हैं। एक से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तथा दूसरे से 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। पहले को घरेलू लाइन और दूसरे को पावर लाइन कहते हैं। पहला को क्या कहते हैं, घरेलू लाइन, दूसरा को क्या कहते हैं, पावर लाइन। घरों में विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण जैसे बल्ब, ट्यूब, पंखे, हीटर, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर आदि व्यवहार होता है। सही बात है, हम लोग घर में बहुत सारा चीज़ जो है
मतलब विद्युत से उपयोग करते हैं क्या, बल्ब, ट्यूब, पंखा, हीटर, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर आदि। इसमें कुछ को 5 एम्पियर तक की और कुछ को 15 एम्पियर तक की धारा की आवश्यकता होती है। कुछ को 5 एम्पियर का जरूरत होता है तो कुछ को 15 एम्पियर का। इसी कारण से मेंस में 2 प्रकार के तार होते हैं। इसी कारण मेंस में 2 प्रकार के तार होते हैं। घरेलू वायरिंग की संरचना। अब हम लोग के घरों में भी जो वायरिंग होता है, लाइन देखते हैं कि वायरिंग करके हम लोग के घर में सब बल्ब जलता है। तो पावर हाउस या पावर स्टेशन से ट्रांसफार्मर की सहायता से विद्युत को विद्युत पोलों पर लगे तांबे के 2 मोटे तारों द्वारा घरों तक पहुंचाया जाता है। इनमें एक विद्युन्मय तार होता है, एक क्या होता है, लाइव वायर, जिसमें हम लोग कह सकते हैं गर्म तार जिसको कहते हैं, जिसमें हमारा करंट आता है, जो सामान्यतः लाल रंग का विद्युत रोधी पदार्थों से ढका होता है। विद्युत आपूर्ति से प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट एवं 50 हर्ट्ज पर इसके द्वारा प्रवाहित होती है। दूसरी उदासीन तार होता है। दूसरा क्या होता है, उदासीन, जिसको हम लोग नेचुरल वायर कहते हैं, न्यूट्रल, जो सामान्यतः काले रंग का होता है, विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होता है, काले रंग का, और शून्य विभव पर रहता है। यह तार धारा को वापस पावर स्टेशन तक ले जाता है। जो हम लोग करंट मान लो बल्ब जला रहे हैं तो उसको लेकर जाएगा कौन सा करंट, फिर तो काला रंग में चला जाएगा। घरों में एक तीसरा तार भी होता है जिसे भूतार या अर्थ वायर कहते हैं। यह घर के निकट पृथ्वी में काफी नीचे मिट्टी में दबी धातु की एक चालक प्लेट से जुड़ा होता है। भूतार सामान्यतः हरे रंग के विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होता है। जो भूतार होता है वो हरा रंग का ढका होता है। भूतार सुरक्षा की दृष्टि से लगा होता है और यह सप्लाई को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करता। जिससे देखोगे एक प्लग में 3 रहता है, 2 को, एक लाल एक काला लगाते हैं, और ग्रीन वाला कहाँ लगाते हैं, ऊपर वाला सिंगल जो रहता है, तो वो क्या काम करता है, तो वो हमारा काम करता है भूतार सुरक्षा है। मतलब अगर पावर में किसी तरह से वैसा डिफॉल्टर आ गया तो वो सारा उसमें चला जाएगा। और कहाँ चला जाएगा वो करंट, भूमि के नीचे। घरों में प्राय 2 अलग अलग परिपथ बनाए जाते हैं। एक तो 5 एम्पियर के उपकरणों जैसे बल्ब, ट्यूब, पंखे आदि के लिए, दूसरा 15 एम्पियर के उपकरणों जैसे हीटर, रेफ्रिजरेटर आदि के लिए। प्रत्येक परिपथ में विद्युत उपकरण विद्युत में तथा उदासीन तारों के बीच समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। प्रत्येक उपकरण में धारा के प्रवाह को संचालित करने के लिए अलग अलग स्विच लगे होते हैं। सब में अलग अलग स्विच होते हैं। स्विच हमेशा विनिमय तार में जोड़ा होता है। जब भी स्विच हम लोग जोड़ते हैं तो किस में जोड़ते हैं, लाल रंग वाला में। क्यों, ताकि जब भी स्विच हम काट दें दैट मीन्स उससे में करंट नहीं जा रहा हो, है ना, और जब हम स्विच दें तो उसमें करंट जाएगा, है ना। इससे मेरा वो जो सामग्री है वो बचा हुआ रहेगा, ठीक है। अच्छा, धारा प्रवाह को संचालित करने के लिए जो है जुड़ा होता है। स्विच हमेशा विनिमय तार में होता है। ऐसा वायरिंग का मुख्य लाभ यह है कि यदि एक परिपथ का कोई स्विच बंद हो तो अन्य उपकरणों के परिपथ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा यह परिपथ में जुड़े सभी उपकरणों को समान वोल्टता प्रदान करता है और सबको समान वोल्टेज भी इससे मिलता है। विद्युत परिपथ में लगे तारों को चयन इस प्रकार किया जाता है कि उनमें किसी निश्चित परिमाण तक की धारा बिना किसी हानि के प्रवाहित हो सके। यदि परिपथ में उससे अधिक धारा प्रवाहित होगी तो तार बहुत अधिक गर्म हो सकता है और उनमें आग भी लग सकती है। और उनमें क्या हो जाएगा, आग भी लग सकता है अगर मान लो ज़्यादा उसमें गर्म हो जाएगा तो। किसी परिपथ में धारा का परिमाण उसमें लगे उपकरणों को की शक्ति पर निर्भर करती है। उसके उपकरण जो है उस पर निर्भर करती है। विभिन्न विद्युत उपकरणों की शक्ति भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग विद्युत उपकरणों की शक्ति क्या होता है, अलग अलग होती है। अतः उन्हें सुचारू रूप से कार्य करने के लिए उचित विभवांतर यानी वोल्टता और धारा की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए 2000 वाट के हीटर को प्रतिरोध लगभग 25 ओम होता है। 2000 वाट का हम लोग अगर हीटर लगाते हैं तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, 25 ओम। और 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध होगा 500 ओम होता है। यदि 220 वोल्ट की वोल्टता हो तो ओम के नियम से हीटर द्वारा ली गई धारा का परिमाण I यानी धारा बराबर हो जाएगा 220 वोल्ट बटा 25 ओम यानी 8.8 एम्पियर। जबकि बल्ब द्वारा ली गई में कितना हो जाएगा, तो 220 वोल्ट बटा 500 ओम, तो कितना हो जाएगा 0.44 एम्पियर। तो किस में ज़्यादा एम्पियर लगा हमारा, तो ज़्यादा एम्पियर लगा हीटर में।
इसलिए घरेलू वायरिंग के परिपथ में इस्तेमाल होने वाला तार, स्विच और सर्किट सॉकेट आदि उनसे जुड़े उपकरणों की शक्ति पर निर्भर करते हैं। 15 एम्पीयर मेंस के परिपथ में उपयोग किए जाने वाले तार, स्विच आदि की गुणवत्ता 5 एम्पीयर के मेंस के परिपथ में उपयोग में आने वाले तार, स्विच की गुणवत्ता से अधिक अच्छी होती है। मतलब जो 5 एम्पीयर का हमारा कोई चीज़ है, मान लो स्विच है या सॉकेट है या कुछ भी है, तो वो उसका जो क्वालिटी है और उसमें जो पावर करंट जाने की आने की जो क्षमता है, वह हमारा जो अन्य 15 एम्पीयर का है उससे ज़्यादा अच्छा नहीं है। 15 एम्पीयर में ज़्यादा अच्छा है और 5 एम्पीयर में उतना अच्छा नहीं है। अतिभारण तथा लघुपतन। किसी विद्युत परिपथ में इस्तेमाल होने वाले तारों का चयन उनमें प्रवाहित होने वाले धारा के परिमाण के महत्तम मान पर निर्भर करता है। यदि उपकरणों की कुल शक्ति इस स्वीकृति सीमा से बढ़ जाती है तो उपकरण आवश्यकता से अधिक धारा खींचते हैं। इसे अतिभारण कहा जाता है। अगर मान लो विद्युत परिपथ में हम लोग जो तार में जो चयन करते हैं और उसमें जितना परिमाण का वो है और उससे ज़्यादा मान का हम अगर उसमें उपकरण लगा दें, मान लो जैसे हमारा हीटर है, अगर हम मान लो 5 एम्पीयर का तार में हमारा जो है हीटर को जलाते हैं तो मेरा क्या होगा, तार बहुत ज़्यादा गर्म होगा और वहाँ पे अतिभारण होना चालू हो जाएगा। परिपथ में काम आने वाले सभी तारों के ऊपर विद्युत रोधी पदार्थ की परत चढ़ी रहती है। इसके फलस्वरूप चालक तार एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पाते। कभी कभी तारों के विद्युत रोधी परत के खराब या क्षतिग्रस्त हो जाने से वे आपस में संपर्क में आ जाते हैं। ऐसा होने पर परिपथ का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है और परिपथ में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे लघुपतन कहा जाता है। परिपथ में जहाँ पर लघुपतन होता है वहाँ चिंगारी भी उत्पन्न होती सकती है, जिससे आग भी लग सकता है। अगर मान लो परिपथ में काम आने वाला जितना भी तार है, अगर विद्युत रोधी तार जो हमारा उस पर लगा रहता है रबर है ना, अगर एक दूसरे का संपर्क में आ गया और उसके बाद क्या होगा कि विद्युत रोधी परत आपस में खराब हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा, तो संपर्क में आएगा और ऐसा जब संपर्क में आएगा तो क्या होगा, वहाँ परिपथ शून्य होने लगेगा और क्या होगा, परिपथ में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने लगेगा। बहुत धारा मतलब दोनों तार जुड़ जाएगा तो क्या होगा, ठंडा गर्म जब जुड़ जाएगा तो खूब ज़्यादा वोल्टेज हमारा वहाँ अचानक में आने लगेगा। तो अचानक में आने लगेगा जिससे लघुपतन हो जाएगा और उससे क्या होगा, आग भी लग सकता है हमारा। विद्युत परिपथों को अतिभारण और लघुपतन के कारण नष्ट होने से बचाने के लिए कई सावधानियां और सुरक्षा का उपाय किए जाते हैं। विद्युत परिपथ में काम आने वाले सभी तारों के ऊपर अच्छे विद्युत रोधी पदार्थ की परत लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त उन पर कपड़े, रबर या प्लास्टिक की परत भी चढ़ाई जाती है। इसके फलस्वरूप तार एक दूसरे के संपर्क में प्रायः नहीं आते, जिसके लघुपतन नहीं होती। मतलब रबर तार ये सब लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आता है। इसके अतिरिक्त परिपथों को विभिन्न भागों में बांटने से न केवल प्रत्येक भाग की मरम्मत आसानी से हो जाती है, बल्कि वह अतिभारण या लघुपतन से होने वाली क्षति को सीमित रखता है। अगर मान लो उसको अच्छे ढंग से मान लो हम बांट के रखेंगे अलग अलग ढंग से, और तब क्या होगा, वो एक दूसरे संपर्क में नहीं आएगा और जब एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएगा तो क्या होगा, अतिभारण या लघुपतन नहीं होगा। फ्यूज। बिजली को फ्यूज या विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथों के बचाव के लिए सबसे आवश्यक सुरक्षा युक्ति है। फ्यूज ऐसे तार का एक टुकड़ा है जिसके पदार्थ की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है और इसका गलनांक बहुत कम होता है। जब परिपथ में अतिभारण या लघुपतन कारण या मेंस में वोल्टता का मान एक सीमा से अधिक बढ़ जाने पर विद्युत अधिक धारा प्रवाहित होती है, तो धारा से उत्पन्न ऊष्मा फ्यूज के तार को पिघला देती है। इसके फलस्वरूप परिपथ भंग हो जाता है और उसमें धारा प्रवाहित होने बंद हो जाती है। मतलब ये फ्यूज जो तार हम लोग लगाते हैं, ये फ्यूज तार लगाने से फ़ायदा क्या होता है, फ्यूज तार लगाने से हमको फ़ायदा ये है कि जैसे ही उसमें अतिभारण या लघुपतन होगा वो फ्यूज तार क्या होगा, पिघल जाएगा, कट जाएगा। तो जो उपकरण हम लगाए हैं कहीं भी वहाँ पे करंट नहीं जा पाएगा, तो उपकरण मेरा खराब होने से बच जाएगा। फ्यूज सदैव विनिमय तार के साथ श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है। अच्छे फ्यूज का तार शुद्ध टीन धातु का बना होता है। प्रायः फ्यूज सदा विद्युन्मय तार
के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अच्छे फ्यूज का तार शुद्ध टीन धातु का बना होता है। प्रायः फ्यूज का तार तांबे या टीन के मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज के तारों की मोटाई और लंबाई परिपथ में अधिकाधिक स्वीकृत धारा के परिमाण अर्थात अनुमतांक पर निर्भर करती है। सही सुरक्षा के लिए सही मान का फ्यूज काम में लाना आवश्यक है। जैसा काम है उसके अनुसार का फ्यूज लगाना होगा। 15 एम्पीयर के परिपथ में फ्यूज का तार मोटा होता है और 15 एम्पीयर का अनुमतांक का होता है। 5 एम्पीयर के परिपथ में फ्यूज का तार पतला होता है और वह 5 एम्पीयर अनुमतांक का होता है। मतलब जैसा हमारा तार का यूज हो रहा है उसके अनुसार का हम लोग उसका फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज की क्रिया समझने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप किया जा सकता है। एल्यूमिनियम पन्नी की एक पतली पट्टी लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी ली जाती है। टेबल पर पौधे सीधे रखे 2 किलो के शीर्ष पर पट्टी के दोनों सिरों को जड़ दिया जाता है। अब एक बैटरी को एक प्लग कुंजी और एक छोटे बल्ब से होकर इन कीलों से जोड़ दिया जाता है। जो ही कुंजी बंद कर परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, पट्टी जल जाती है और परिपथ भंग हो जाता है। मतलब इस प्रकार से करंट का कैसे भंग करना वो दिखा रहा है इसमें। तो इस प्रकार से करंट जैसे ही उसमें जाता है तो एल्युमिनियम का पत्ती जल उठता है। तो यही चीज़ को फ्यूज तार में भी होता है। विद्युत के उपयोग के संबंध में खतरे। विद्युत ऊर्जा एक महत्वपूर्ण सुविधाजनक स्रोत है, परंतु इसका उपयोग करने समय यदि कुछ सावधानियां एवं सुरक्षा के उपाय न किए जाएं तो यह बहुत खतरनाक हो सकती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति विद्युत परिपथ के विनिमय तार यानी लाइव तार के किसी अनावृत भाग को छू दे तो उसे झटका लगता है। कभी कभी यह झटका इतना घातक हो सकता है कि छूने वाले व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। छूने वाले व्यक्ति का मृत्यु तक हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें करंट रहता है। विद्युत परिपथ के कुछ दोष हैं, जैसे ढीले संबंधन, दोषयुक्त स्विच तार जिसके किसी भाग को विद्युत रोधी परत हट गया हो आदि से खतरा उत्पन्न हो सकता है। लघुपतन या अतिभारण के कारण चिंगारी उत्पन्न हो सकती है या तारों के अत्यधिक गर्म होने के कारण उनमें आग लग सकती है। इन खतरों से बचने के लिए विद्युत परिपथों का उपयोग करते समय सावधानियां तथा सुरक्षा युक्तियां काम में लाई जाती है। फ्यूज तो एक महत्वपूर्ण सुरक्षा युक्ति है ही, इसके अलावा कुछ अन्य सावधानियां भी इस प्रकार करनी चाहिए। मतलब ऐसा है, कहीं पे मान लो तार है, तार को कोई चूहा काट दिया या किसी तरह से वह कट गया तो वहाँ पे हमको उसको टेप करना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो वहाँ क्या होगा, खतरा है, कुछ तरह से अतिभारण हो सकता है या लघुपतन हो सकता है। ठीक है। स्विच, प्लग, सॉकेट तथा जोड़ों पर सभी संबंध अच्छी तरह से कसे हुए होनी चाहिए। प्रत्येक तार अच्छी क्वालिटी और उपयुक्त मोटाई का होना चाहिए और उत्तम किस्म के विद्युत रोधी पदार्थ का परत से ढका होना चाहिए। तारों का जोड़ विद्युत रोधी टेप से अच्छी तरह ढका होना चाहिए। मतलब उसको सही ढंग से अगर वो ढक के रखेंगे तो कुछ भी खराबी नहीं होगा। परिपथ में लगे फ्यूज उपयुक्त क्षमता तथा पदार्थ के होने चाहिए। प्रायः हम संबंधन तार के टुकड़ों को ही फ्यूज तार के स्थान पर लगा देते हैं। यह बहुत खतरनाक है। मान लो हम लोग कभी क्या करते हैं, फ्यूज तार में जो हम लोग का तार होता है उसी को निकाल के उसको जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि ऐसा तारों से धारा प्रवाहित होने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अतः ये लघुपतन या अतिभारण के समय खतरों से हमें नहीं बचा पाएगा। क्यों नहीं बचा पाएगा? क्योंकि वहाँ पे वह जो अतिभारण हो रहा है या लघुपतन हो रहा है तो उसमें जितना एम्पियर में होगा तो उतना एम्पियर का अगर हम लोग उसमें फ्यूज नहीं लगाएंगे और कोई मोटा तार का लगा देंगे तो क्या हो, कटेगा ही नहीं, तो तार तो जलते रहेगा। परिपथों में फ्यूज तथा स्विच को हमेशा विद्युत में तार में श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए। जो भी मान लो परिपथ में हम फ्यूज लगाएंगे या स्विच लगाएंगे सबको विद्युत में तार में लगाएंगे। अधिक शक्ति के उपकरणों जैसे हीटर, इस्त्री, टोस्टर, रेफ्रिजरेटर आदि को भूतार से अवश्य संपर्कित करना चाहिए। ऐसा करने पर इनके धातु के आवरण भूतार द्वारा पृथ्वी से जुड़े जाते हैं। यदि किसी खराबी के कारण उपकरण के आवरण का संपर्क विनिमय तार से हो भी जाए तो भी उसका विभव पृथ्वी के ही विभव पर रहता है, और यदि किसी व्यक्ति के शरीर का संपर्क उपकरण पर धातु के आवरण से हो भी जाए तो उसे विद्युत का झटका नहीं लगता है। मान लो कहीं पे कोई शॉर्ट सर्किट हो भी जा रहा है और हम टच कर रहे हैं उस उपकरण को, जैसे मान लो फ्रिज को छू रहे हैं या हीटर को छू रहे हैं या कुछ भी, तो हमको झटका नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो जो है वहाँ पे हम लोग अर्थवायर लगाए हुए हैं, है ना। मानव शरीर के विद्युत का सुचालक है, इसलिए विनिमय
तार से संपर्क हो जाने पर धारा का प्रवाह शरीर से होकर पृथ्वी में होने लगता है और हमें झटका लगता है जो घातक हो सकता है। इसलिए यदि किसी विद्युत परिपथ में कहीं कोई मरम्मत करनी हो या कोई अन्य कार्य करना हो तो विद्युत रोधी पदार्थ जैसे रबर से बने दस्ताने तथा जूतों का इस्तेमाल करना चाहिए। कहीं पर अगर मान लो कोई तार कट गया है, कुछ हो गया, जोड़ना है तो हमको क्या करना है, उसमें हाथ में रबर का दस्ताना पहनकर, जूता पहनकर ही करना चाहिए। इससे विनिमय तार से हाथ तथा पृथ्वी से पैरों का सीधा संपर्क नहीं होगा और हमें बिजली का झटका नहीं लगेगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारा पृथ्वी का जो कंसल्ट है हमारे शरीर से नहीं होगा और विद्युत का तार का भी डायरेक्ट कंसल्ट नहीं होगा, तो इससे झटका नहीं लगेगा। परिपथ में आग लगने या अन्य किसी दुर्घटना के होने पर परिपथ का स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर परिपथ में किसी प्रकार का कोई दुर्घटना होता है, हमको परिपथ का स्विच तुरंत जाकर मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दुर्घटनावश विनिमय तार के सीधे संपर्क में आ जाए तो उस व्यक्ति को किसी विद्युत रोधी पदार्थ जैसे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक या रबर के ही किसी वस्तु से छुड़ाना चाहिए, नहीं जाकर पकड़ के छुड़ा लें, इससे हमको भी करंट लग जाएगा। उस व्यक्ति को नंगे हाथ से पकड़ कर कभी नहीं खींचना चाहिए, इसे छुड़ाने वाले व्यक्ति को भी घातक झटका लग सकता है। माइकल फैराडे, अब देखो, प्रख्यात अंग्रेज भौतिकवाद माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 में गरीब लोहार परिवार में हुआ था। मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही फैराडे किसी जिल्द साज के सहायक के रूप में कार्य करने लगे थे। जिल्द साज का मतलब हो गया जिल्द लगाने वाले, है ना, उनके क्या कहते हैं मतलब उनके सहायक असिस्टेंट के रूप में उनका कार्य करते थे, परंतु उनमें पढ़ने की अद्भुत रुचि थी, अतः वे उन सभी पुस्तकों को पढ़ पाते थे जो उसके पास जिल्द पर चढ़ाने के लिए आती थी। देखो, इनको पढ़ने का रुचि बहुत ज़्यादा था, जिल्द लगाने के लिए आता था, इनको वो पढ़ लेते थे। जल्द ही उन्हें विज्ञान के प्रति गहरी अभिरुचि पैदा हो गई और वो जो भी किताब आता था सबको वो क्या करते, पढ़ लेते। एक बार उन्हें प्रसिद्ध रसायन शास्त्री सर हम्फ्री डेवी का भाषण सुनने का अवसर मिला। फैराडे ने उनके भाषण को सावधानीपूर्वक लिखकर उस पर जिल्द चढ़ाकर डेवी को भेज दिया। डेवी ने फैराडे में छिपी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपने प्रयोगशाला में सहायक के रूप में बहाल कर लिया और उसको असिस्टेंट के रूप में अपने प्रयोगशाला में बहाल कर लिया। आगे चलकर 1825 में डेवी के स्थान पर रॉयल इंस्टीट्यूशन के निदेशक के पद पर आसीन हुए। उन्होंने विद्युत एवं चुंबकत्व के क्षेत्र में अनेक अनुसंधान किए। इन विषयों पर उनके द्वारा प्रस्तुत विचारों के आधार पर अनेक वैज्ञानिकों ने नई खोज की और उन्हीं के आधार पर बहुत सारा खोज हुआ। माइकल फैराडे की मृत्यु 25 अगस्त 1867 को हो गई और उसके माइकल फैराडे जो है 1867 में 25 अगस्त को मर गए। इनके देहांत के बाद और भी विज्ञान में आए लोग, लेकिन इस तरह के लोग नहीं आए जिनका इतना अभिरुचि इस आधार पे था। अर्थात ये इनके यहाँ जिल्द लगने के लिए जो आता था किताब, उसको वो पढ़ के पूरा कंप्लीट कर देते। आज हम लोग का ये लेसन पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला वीक हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, ये ऊर्जा के स्रोत हमारा जो है लेसन है, शायद ये लास्ट लेसन है तुम्हारा फिजिक्स का। ठीक है, तो ऊर्जा के स्रोत पढ़ेंगे। और जैसा कि आप लोग को पहले ही बताया जा चुका है कि घर में प्रत्येक दिन माँ पिताजी को प्रणाम करना है। ठीक है, और कोरोना काल में आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि बाहर ना जाएं। ठीक है, आप लोग सभी की जो टेस्ट हुई वो टेस्ट का नंबर आप लोग के व्हाट्सएप पे चला गया है, आप लोग देख लीजिएगा इनका क्या नंबर आया। और सब ने बहुत अच्छा कोशिश किया है ना, सबका बहुत अच्छा मतलब प्रतिभा रहा। अपने अपने कोशिशों को सबने दिखाया कि हम सर बहुत कोशिश किए, लेकिन हम जितना ला सकते हैं उतना किए। इसमें बहुत अच्छा सबका रहा, है ना। हम नाम नहीं बोलेंगे, आप लोग को सबको अपना मार्क्स मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। और कल गूगल क्लासरूम में हम लोग हिस्ट्री और फिजिक्स का फिर से क्लास भी करेंगे। ओके, बाय।